नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक सवाल कई दिनों से मन में उठ रहा है, वैसे तो लंबे समय से है, आप सब लोगों के मन में होगा। ऐसा कोई शायद ही कोई भारतीय हो जिसके मन में सवाल ना हो कि क्या भारत अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होता रहा है? क्या हमारे रसूख वाले लोग, प्रमुख लोग उसका शिकार होते रहे हैं? और भारत की सरकारें अलग अलग समय पर जो भी सरकारें रही हैं वो इस तथ्य को जानते हुए भी, इसके बारे में जानकारी होते हुए भी इसको उजागर करने से बचती रही हैं। आखिर क्यों हम विदेशी संबंधों के कारण या मित्र देशों से, तथाकथित मित्र देशों से संबंधों के नाम पर इस सच्चाई को छुपाते रहेंगे? और जब ये सवाल उठता है तो पहली जो घटना जो है मन में आती है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का, या तथाकथित मौत का, कि वो सचमुच में उस विमान दुर्घटना में मरे थे, नहीं मरे थे, वो बाद में जीवित थे तो कहाँ थे। अब इस समय चर्चा बड़ी तेज़ है कि गुमनामी बाबा जो फैज़ाबाद में थे वो दरअसल वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। उनका कोई भी सरकार, पहले भी और आज की भी सरकार, कोई DNA टेस्ट क्यों नहीं कराता? वहाँ जापान में जो उनका अस्थि कलश रखा हुआ, अस्थियाँ रखी हुई हैं, उसका DNA टेस्ट क्यों नहीं होता? जानकारी उससे पता चल जाएगा कि वो उन्हीं का है, नहीं है। उसके अलावा उसके बाद आप देखिए जिस तरह से डॉक्टर भाभा की मौत हुई विमान दुर्घटना में, संदेहजनक परिस्थितियों में। लाल बहादुर शास्त्री, हमारे प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री, उनकी ताशकंद में जिस तरह से मौत हुई, संदेहजनक परिस्थितियों में। उसके अलावा जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और अभी हाल ही में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है। इन सब मौतों के पीछे संदेह के बादल हैं। मन में संदेह उठते हैं कि ये वास्तविक घटनाएं थीं, जिस रूप में ये दिखाई गई उसी रूप में थी क्या? आज इसका संदर्भ ये है कि आज 31 अक्टूबर है। आज से 38 साल पहले इंदिरा गांधी की उन्हीं के सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी थी। उस हत्या के बारे में घटनाएं आपको सब कुछ पता है कि किस तरह से वो एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी, एक विदेशी चैनल के इंटरव्यू के लिए। उसी समय रास्ते में घर जो उनका सरकारी आवास था और बगल का जो बंगला था वो उनका दफ्तर था, वहाँ जा रही थी। RK धवन जो उनके विशेष निजी सहायक थे उनके पीछे थे। बेअंत सिंह ने पहले गोली चलाई, फिर सतवंत सिंह ने चलाई। सतवंत सिंह ने गोली चलाई जब इंदिरा गांधी गिर गई बेअंत सिंह की गोलियों से, उसके बाद वो लगातार गोली चलाता रहा। लेकिन इस सब गोलीबारी में RK धवन को कुछ नहीं हुआ। तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उसके बाद एक MP ठक्कर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे। बड़े रेयर कंडीशंस में होता है जब किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कोई जांच आयोग बनाया जाए। तो जस्टिस MP ठक्कर की अध्यक्षता में से एक सदस्यीय आयोग बनाया गया जांच के लिए। 27 फरवरी 1986 को फाइनल रिपोर्ट इस आयोग ने सौंपी। इस आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पर खास तौर से एक RK धवन की भूमिका को लेकर। RK धवन को जस्टिस ठक्कर का मानना है कि ये उनका सहायक कम था, उनका जासूस ज़्यादा था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है, जो IB की खुफिया जानकारी, उनकी सुरक्षा के बारे में जो फाइल थी वो इंदिरा गांधी तक पहुंचने नहीं दी RK धवन ने। इसके अलावा बेअंत सिंह से RK धवन की दोस्ती थी, संबंध थे। इसकी पुष्टि की है सतवंत सिंह जो पकड़ा गया था और बेअंत सिंह की पत्नी जो विधवा थी उसने और दूसरे पुलिस वालों ने, कि बेअंत सिंह से जान पहचान थी, संबंध थे RK धवन के। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को ड्यूटी से हटा लिया गया था, लेकिन RK धवन ने फिर से उनको ड्यूटी पर तैनात किया। अब RK धवन का तर्क ये था कि जो सुरक्षा में प्रधानमंत्री की जो भी तैनात होते हैं उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट थी, जिसका ब्लड ग्रुप इंदिरा गांधी से मिलता हो, प्रधानमंत्री से मिलता हो। और बेअंत सिंह का मिलता था, तो बेअंत सिंह के बारे में तो समझ में आता, सतवंत सिंह को क्यों ले आए ड्यूटी पर, इसका सवाल है। उसके अलावा बहुत से सवाल ठक्कर कमीशन ने उठाए हैं, लेकिन ठक्कर कमीशन ने जो सवाल उठाए हैं वो इस ओर भी इशारा करते हैं कि इसमें CIA का भी हाथ हो सकता है।
हालांकि उसके बारे में क्या उन्होंने कहा, किन तथ्यों के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुँचे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने वहाँ जो इमरजेंसी मेडिकल व्यवस्था थी उस पर सवाल उठाया कि वहाँ एम्बुलेंस तक नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर एम्बुलेंस तक नहीं थी और उनको उनकी एम्बेसडर कार में लेकर जो है वो एम्स पहुंचाया गया। इसके अलावा उनकी सुरक्षा का कोई जो है मालिक नहीं था। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किस समय उनकी सुरक्षा के लिए, कुछ पता नहीं। RN काव जो उनके सुरक्षा सलाहकार थे, उनकी भी भूमिका पर सवाल उठाया है जस्टिस ठक्कर ने। उसके अलावा उस समय के दिल्ली के पुलिस कमिश्नर S टंडन की भूमिका पर, और इसके अलावा IB के एक ज्वाइंट डायरेक्टर के, इन 3 लोगों को डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के मामले में उन्होंने दोषी पाया है। तो आप समझिए कि क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा भगवान भरोसे थी, कोई उसका जो है मालिक था ही नहीं। और इन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और ख़ास तौर से ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जब उनकी सुरक्षा को खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जब इंदिरा गांधी को खुद लगने लगा था कि उनकी हत्या हो सकती है, उसके बाद ये परिस्थिति थी। लेकिन बात इतने तक नहीं है, ये सब तो आप जानते हैं। इसके अलावा जो सवाल उठते हैं, जो बड़े गंभीर सवाल हैं, वो सवाल है ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर। ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में जो RK धवन की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए, उसकी जांच के लिए उन्हीं के अंडर जो SIT थी उसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आयोग की जो फाइंडिंग्स हैं उस पर जो है अपना फैसला या अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे SIT। ऐसा होता नहीं। और ये सिख दंगों के मामले में यही बात कही केंद्र सरकार ने। जब जस्टिस मिश्रा की, जो रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उसके बाद हुआ कि आगे जांच हो, तो ये हुआ कि जांच आयोग की न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर कोई पुलिस जो है अपना फैसला नहीं सुना सकती, उस पर सवाल नहीं उठा सकती। तो ये नियम जो है वो इंदिरा गांधी के मामले में क्यों नहीं फॉलो किया गया, जस्टिस ठक्कर की रिपोर्ट के मामले में। इसके बावजूद SIT की जो रिपोर्ट आई 50 पेज की, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब बिंदुवार जवाब दिया गया था जो जस्टिस ठक्कर ने सवाल उठाए थे उनका, कि उन्होंने जो कहा और जो तथ्य थे, उन्होंने जो कहा उसके लिए जो दस्तावेजी प्रमाण थे, इन सब मुद्दों को उस 50 पेज की रिपोर्ट में रखा गया। लेकिन आज तक किसी ने वो रिपोर्ट देखी नहीं, उसको सदन में पेश नहीं किया गया। जांच आयोग जब कोई बैठती है तो उसके मामले में जो नियम है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, कि आयोग की रिपोर्ट आने के 6 महीने के अंदर जब भी संसद का सत्र होता है तो सरकार उसे सदन के पटल पर रखेगी। क्योंकि ये जांच रिपोर्ट उसी समय आई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सबको उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे जो षड्यंत्र था उसकी सच्चाई क्या है, इसको जानने में तो सबसे ज़्यादा रुचि राजीव गांधी की ही होगी, इंदिरा गांधी के परिवार के लोगों की होगी, उस सरकार की होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार की होगी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे कई और संदेह मन में उपजते हैं। वो हुआ ये कि 27 फरवरी 1986 को जब ये रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई तो उसके बाद सरकार ने उसे सदन में पेश नहीं किया। इतना ही नहीं, वो चूँकि मैंडेटरी था उसके लिए 6 महीने में पेश करना, तो उसको रोकने के लिए सरकार एक अध्यादेश ले आई। राजीव गांधी की सरकार 14 मई 1986 14 मई 1986 को एक अध्यादेश जारी हुआ, जिसके जरिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में संशोधन कर दिया गया। संशोधन करके कहा गया कि अगर देश की सार्वभौमिकता, अगर देश की एकता अखंडता, अगर देश की सुरक्षा, अगर मित्र देशों से संबंध खराब होने की आशंका हो या जनहित में सरकार को ऐसा लगे, तो वो किसी भी जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने से मना कर सकती है। सवाल ये है कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसको राजीव गांधी सरकार सदन में या सार्वजनिक रूप से नहीं आने देना चाहती थी, और उसके बाद की किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों ठक्कर आयोग की, देखिए जितनी इस तरह की जांच आयोगों की इस तरह की संदेहास्पद मामलों में रिपोर्ट आती है वो कभी सार्वजनिक नहीं की जाती,
और केवल ये केवल इस तरह के मामलों में नहीं है। आपको याद होगा NN वोरा कमेटी की रिपोर्ट का, जो वो कमेटी बिठाई गई थी कि पॉलिटिशियन और नौकरशाह और जो गैंगस्टर्स हैं उनके आपसी संबंधों पर, नेक्सस पर उसकी जांच करने के लिए। उसकी जांच हुई, उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट पेश हुई, लेकिन उसके एनेक्स्चर्स नहीं पेश किए गए आज तक। उन एनेक्स्चर्स में है कि किस नेता के किससे संबंध थे। उसे लीक होकर इधर कुछ दिनों में कुछ खबरें आई हैं जिसमें कुछ नेताओं के नाम आए हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट सदन में रखी नहीं गई। चाहे वो नेताजी का मामला हो, चाहे डॉक्टर भाभा का मामला हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का मामला हो, या इंदिरा गांधी की हत्या का मामला हो, इनकी रिपोर्ट, इनके बारे में जो लोगों के मन में संदेह पैदा होते हैं उनको दूर करने की कोई कोशिश क्यों नहीं हुई। अब आप देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि अमेरिका दुनिया में, केवल भारत की बात नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं चाहता कि कोई देश मजबूत हो या उस देश में मजबूत सरकार और मजबूत नेता हो। जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ कुछ न कुछ ऐसा होता है कि वो नेता नहीं रहता या सरकार नहीं रहती। आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेज़ अगर किसी से डरते थे तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर वो आज़ादी जल्दी देकर चले गए, स्वतंत्रता की घोषणा पहले हो गई, तो उसकी सबसे बड़ी वजह थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भाभा जो है, भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था उसमें उस भारत को कितना आगे ले जा रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं है। उनकी जो उपलब्धि थी उसको आज तक स्वीकार किया जाता है। तो उनकी जिन संदेहजनक परिस्थितियों में मौत हुई, शास्त्री जी की, ये इन सब मौतों के पीछे आखिर कौन है? और तर्क सब में एक ही दिया जाता है। आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो सार्वजनिक नहीं किए गए, उनके बारे में सरकारें लगातार ये कहती रहीं कि इससे मित्र देशों से संबंध खराब हो जाएंगे। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में जो 1986 में अमेंडमेंट किया राजीव गांधी की सरकार ने, उसमें भी यही कहा गया। उसमें भी एक क्लॉज यही था कि मित्र देशों से संबंध खराब नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा सरकार को लगता है तो सरकार ऐसी रिपोर्ट को सदन में रखने से मना कर सकती है। तो ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में आखिर क्या था? 36 साल बाद भी आखिर देश को क्यों नहीं पता है कि उस ठक्कर कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिससे देश की सार्वभौमिकता, एकता या मित्र देशों से संबंध या फिर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता था, जो जनहित के खिलाफ था। कोई सरकार तो बताए, कोई तो बताए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है और कौन सा मित्र देश है जिसने ऐसा काम किया और उसको हम अब भी मित्र मानते हैं। तो ये निश्चित रूप से कोई बड़ा दबाव है, कोई बड़ा डर है जिसकी वजह से ये बताया नहीं जाता। इसके बारे में स्पष्ट रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि उसके आधार पर आरोप लगा दूं किसी पर, लेकिन इतनी बात तो तय है कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो वजह है जिसकी वजह से सरकारों के मुंह पर ताला लग जाता है। और वजह क्या है, किसी न किसी दिन सामने आएगा, लेकिन आज आएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी सरकार ऐसी होगी जो इतनी हिम्मत जुटाएगी कि इसके बारे में सच अपनी जनता को बताएगी? तब तक हमारे आपके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।